Hello students, so now let's continue chapter number 15. Chapter 15 में we have already done the first two hormones. Auxin we have already completed, gibberellic acid we have already completed. Gibberellic acid में एक point रह गया था जो शायद पता नहीं मैंने last time बताया है कि नहीं. So before we start the new topic, let me thank bankofbiology.com because I'm using their PDF only for teaching purpose. Now talking about जिब्रेलिक एसिड, उसमें जो एक पॉइंट हमारा रह गया, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना न्यूज़ वगैरह में आता है कि लौकी होता है जो हमारा बॉटल गार्ड है, घिया की सब्जी जो होती है लौकी घिया, उसमें एक इंजेक्शंस लगाते हैं और रातों रात वो बहुत बड़ा हो जाता है साइज में. तो एक्चुअली वो जो उसमें इंजेक्शन लगाते हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है. ये अभी हम चैप्टर 22 में पढ़ेंगे. दिस इज द हार्मोन प्रिपेयर्ड इन द ह्यूमन बॉडी. बट एक्चुअली ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने से जो हमारा बॉटल गार्ड है, घिया है, वो साइज में बड़ा कैसे हो सकता है? बिकॉज ये जो ऑक्सीटोसिन होता है व्हेन इट इज इंजेक्टेड इन द प्लांट, तो वहाँ पे प्लांट्स के अंदर जाके इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिब्रेलिक एसिड. और ये जिब्रेलिक एसिड जैसा इफेक्ट जो है प्लांट में शो करता है. तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारा बॉटल गार्ड है उसका फ्रूट का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है. आपने रात में इंजेक्शन लगाया, घिया भी छोटा सा है, और अगले दिन सुबह जाके देखोगे तो वो साइज में 3 गुना 4 गुना बड़ा हो जाता है. 3 टाइम 4 टाइम्स साइज इंक्रीज हो जाता है. सो दैट इज़ बिकॉज वॉट एवर ऑक्सीटोसिन हैज़ बीन इंजेक्टेड, तो वो प्लांट के अंदर जाके थोड़ा सा जिब्रेलिक एसिड के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है और जिब्रेलिक एसिड का ही जो इफेक्ट है वो शो करता है. तो ऐसे जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया हुआ है, इट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ. क्योंकि अगर हम ऐसे फ्रूट्स और वेजीज खाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. बॉडी नेचुरली भी बना रही है और बाहर से अगर ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो बॉडी में हार्मोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, विच कैन कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग. सो दीज टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड नेवर बी कंज्यूम्ड. तो अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियोस भी देख सकते हो, और ये भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा फ्रूट और वेजिटेबल ऐसे इंजेक्शन लगा के बना है. कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वो बताते हैं. सो यू शुड बी अवेयर. ये अवेयरनेस हमें सोसाइटी में, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब में स्प्रेड करना चाहिए कि वी शुड नॉट कंज्यूम सच टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उसके बाद नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द थर्ड प्लांट हार्मोन, दैट इज साइटोकाइनिन. अब ये जो हार्मोन है इसकी डिस्कवरी पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ दिस हार्मोन वाज बीइंग डिस्कवर्ड. तो आई होप आप ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था एक टेक्निक टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर को यूज़ करके हम न्यू प्लांट्स बना सकते हैं. तो टिश्यू कल्चर में व्हाट वी हैड टू डू इज़ कि वी हैड टू टेक अ स्मॉल प्लांट सैंपल. लीफ का सैंपल ले लो, किसी भी प्लांट का ऐसे सैंपल आप कलेक्ट कर लो. लीफ का स्मॉल पीस हो सकता है, स्टेम का स्मॉल पीस हो सकता है. सो टेक अ स्मॉल सैंपल ऑफ द प्लांट, और उसके बाद जब हम उसको रिक्वायर्ड कंडीशन, सारा हॉर्मोन्स, शुगर सोर्स, एनर्जी, एवरीथिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग. सो फ्रॉम ईच सेल अ न्यू प्लांट विल बी फॉर्म्ड. क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि हर सेल एक नया प्लांट बना सकती है. सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट, एंड दिस मेथड, दिस टेक्निक इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर. तो एक साइंटिस्ट थे एफ स्कूग और उनके कुछ को वर्कर्स थे. दे वर ट्राइंग टू ग्रो टोबैको प्लांट्स. न्यू टोबैको प्लांट्स वो बनाना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने टोबैको का जो स्टेम है छोटा सा पार्ट लिया एंड दे ट्राई टू डू दिस टिश्यू कल्चर थिंग. तो उन्होंने उसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी उस टाइम तक जितनी भी नोन थी. ठीक है, शुगर के लिए ग्लूकोज वगैरह ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया. बट फिर भी जो उनका ये टिश्यू का पार्ट था टिश्यू कल्चर में, इट वॉज नॉट ग्रोइंग वेल. वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था. तो उनके किसी को वर्कर ने, मे बी ही वॉज, व्हेन ही वॉज डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, तो ही वॉज ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर. तो थोड़ा सा कोकोनट वाटर उन्होंने, जिस पेट्री डिश वगैरह में ये कल्चर किया था उसमें थोड़ा सा कोकोनट वाटर ऐड कर दिया. एंड टू हिज सरप्राइज व्हाट ही फाउंड कि जिस पेट्री डिश में उन्होंने कोकोनट मिल्क, नारियल पानी जो होता है ना थोड़ा सा थिक वाला, वो ऐड किया है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से जो न्यू प्लांट्स थे टोबैको के वो ग्रो कर गए. सो दे वर सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो रहा है. फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें और ऐड करके देखी, जैसे टमाटो जूस ऐड किया. ओके, तो उससे भी काफ़ी अच्छा ग्रो गया. कुछ चीज़ें और ऐड की, उनसे नहीं हुआ, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 3-4 ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिसको अगर हम टिश्यू कल्चर मीडियम में डाल रहे हैं तो सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड कर रही हैं, न्यू प्लांट बहुत जल्दी फॉर्म हो रहा है. इसका मतलब जो भी ये कोकोनट मिल्क में या टमाटो जूस में केमिकल प्रेजेंट है, that is responsible for the that is responsible for the division of the cells. वो cells को divide करवा रहा है
सेल्स जब डिवाइड करेंगी तो न्यू प्लांट्स जल्दी से फॉर्म हो जाएंगे. सो उन्होंने उसके ऊपर पूरा वर्कआउट किया. ये पूरी जो उनकी टीम थी स्कूग एंड मिलर ने, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट. एंड उसको बाद उनको पता चला कि ये जो कोकोनट मिल्क है, टमाटो जूस है, उसके अंदर एक केमिकल है विच इज़ कॉल्ड काइनेटिन. अब ये काइनेटिन जो है इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ साइटोकाइनेसिस. अब आप रिकॉल करो, ये टर्म आप ऑलरेडी चैप्टर 10 में सेल साइकिल में पढ़ चुके हो. सेल साइकिल में साइटो वर्ड का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है डिविजन. सो दैट प्रोसेस इन विच साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विल डिवाइड, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. तो जब ये साइटोकाइनेसिस पूरा हो जाएगा, मतलब ये जो केमिकल है ये साइटोकाइनेसिस अगर प्रमोट कर रहा है, तो सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे, और सेल्स जितनी जल्दी डिवाइड करेंगे प्लांट उतनी जल्दी ग्रो करेगा. तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है साइटोकाइनिन का वो यही है दैट इट प्रमोट्स और इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ साइटोकाइनेसिस. ये साइटोकाइनेसिस का जो रेट है उसको इंक्रीज करता है. प्लांट जो है इट विल कीप ऑन ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट. ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो आप काइनेटिन जो फर्स्ट टाइम आइसोलेट हुआ है उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो. ये जो रिंग है, डबल रिंग है, ये तो वही है जो एडेनाइन में होती है, नाइट्रोजन बेस. चैप्टर 9 आप रिकॉल करो, उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो ये हार्मोन जो है प्रोड्यूस हो सकता है. सो बिकॉज ये हार्मोन नाइट्रोजनस बेस एडेनाइन का ही डेरिवेटिव है, मीन्स उसमें कुछ ऐड करके ग्रुप इट कैन बी फॉर्म्ड. तो फर्स्ट टाइम जब ये पूरा अच्छे से आइसोलेट हुआ था, तो ये एक आप जब एनसीईआरटी बुक रीड करोगे उसमें मेंशन है हेरिंग स्पर्म डीएनए से आइसोलेट हुआ था. स्पर्म तो आपको पता ही है मेल गैमीट्स होते हैं, डीएनए भी आपको पता है. हेरिंग इज द नेम ऑफ अ फिश जो कि सी वाटर में कॉमनली फाउंड होती है. इट्स अ मराइन फिश. तो फिश के डीएनए से, स्पर्म डीएनए से फर्स्ट टाइम आइसोलेट हुआ था. हो सकता है बिकॉज वी नो कि जो काइनेटिन है वो जो हमारा नाइट्रोजन बेस है एडेनाइन उसी का मॉडिफिकेशन से बनता है. तो ह्यूमन बॉडी में भी थोड़ा बहुत साइटोकाइनिन जो है वो फॉर्म होता रहता है नेचुरली, जैसे ऑक्सिन फॉर्म होता है. सिमिलरली साइटोकाइनिन एंड ट्रेसेस कैन बी फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी because we are also having adenine in our body, that adenine can undergo modifications to form kinetin. Then we have to discuss the next part कि जो ये उन्होंने कोकोनट मिल्क था उसमें से जो लिया था. काइनेटिन्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड के 1 से लेके 100 तक हो सकते हैं. साइटोकाइनिन के भी बहुत सारे टाइप हैं, लाइक वी हैव जियाटिन. ये जो जियाटिन है इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये कोकोनट मिल्क से निकला था. तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं. सो जस्ट रीड इट वंस, नथिंग मच इज़ देयर. तो जो भी प्लांट के पार्ट हैं जहाँ पे ग्रोथ बहुत फास्ट है, जैसे हमें पता है शूट का जो टिप होता है, रूट का जो टिप होता है, शूट बर्ड्स हैं, यंग फ्रूट्स हैं जहाँ पे सेल्स को बहुत जल्दी डिवाइड करना होता है, उन रीजन्स में प्लांट साइटोकाइनिन जो है वो बनाता है, नेचुरल साइटोकाइनिन बनाता है. क्योंकि हमें पता है रूट की जो टिप है वहाँ पे ग्रोथ होती है बहुत फास्ट, शूट टिप पे ग्रोथ होती है बहुत फास्ट. यंग फ्रूट्स हैं उसको साइज में बड़ा होना है तो तभी बड़ा हो पाएगा जब सेल्स डिवाइड करेंगे. तो ऐसे पोर्शंस में, ऐसे पार्ट ऑफ प्लांट्स में साइटोकाइनिन इज बीइंग फॉर्म्ड इन अ लार्ज अमाउंट. देन टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट इट हेल्प्स इन साइटोकाइनेसिस. उसके बाद इसका जो सेकंड फंक्शन है, इस पीपीटी में नहीं मेंशन है बट व्हेन यू विल बी रीडिंग योर एनसीईआरटी उसमें मेंशन है दैट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शूट. जैसे मैंने ऑक्सिन का बताया था कि ऑक्सिन रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन जो है वो शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है. जो बच्चे नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये कंसेप्ट एकदम टिप्स पर होना चाहिए. इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि जैसे अगर हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट एग्जाम में. अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखोगे कि अ स्टूडेंट, अ बायोटेक साइंटिस्ट वाज डूइंग टिश्यू कल्चर, ही हैड एडेड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कई बार पूछ लेंगे बट ही फॉरगॉट टू ऐड ऑक्सिन. तो क्या होगा अगर आपने टिश्यू कल्चर में सब कुछ डाल दिया, ऑक्सिन नहीं डाला, तो ऑब्वियसली उस केस में प्लांट की जो रूट्स हैं वो फॉर्म नहीं होंगे बिकॉज ऑक्सिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स. कई बार क्वेश्चन दे कैन आस्क द अदर वे राउंड कि साइंटिस्ट ने सब कुछ ऐड कर दिया बट ही फॉरगॉट टू ऐड साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन नहीं ऐड किया, ऑक्सिन वगैरह शुगर सब कुछ ऐड कर दिया, साइटोकाइनिन ऐड करना भूल गए, तो क्या कंसिक्वेंस होंगे. तो उस केस में जो हमारे टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हैं उसमें शूट नहीं बनेगी, रूट तो बनेगी, मतलब प्लांट आपका आधा बनेगा, नीचे उसकी रूट्स तो बन गई हैं बट ऊपर शूट नहीं बन पाएगा बिकॉज साइटोकाइनिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शूट. देन वी हैव टू डिस्कस द थर्ड फंक्शन, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो प्लांट के पार्ट्स हैं जहाँ पे ग्रोथ बहुत फास्ट है, शूट टिप, रूट टिप, ग्रोइंग फ्लावर और यंग फ्रूट्स, वहाँ पे साइटोकाइनिन फॉर्म होता है बिकॉज इट हेल्प्स इन द
increasing the rate of cell division. Then we have this very important function. It helps to overcome the apical dominance. देखो जब आप लोग क्लास 12th में आओगे तो आप लोगों को इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, मीन्स जिसमें आपको कोई प्रैक्टिकल करके देखना होता है. तो इस साइटोकाइनिन से रिलेटेड लास्ट ईयर के 2-3 बच्चों ने, मेरा इस वाले बैच में नहीं, उससे पहले वाले बैच में बड़े अच्छे प्रैक्टिकल्स 100 बच्चों ने बनाए थे. एक बच्चे ने क्या किया, शायद किसी साइंस के डीलर से साइटोकाइनिन जो होता है, जो आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है, वो पाउडर्ड फॉर्म में आता है. तो उसने आई थिंक 1 ग्राम साइटोकाइनिन मंगवाया एंड इट वाज ऑफ 300 रुपीज़ और समथिंग, और उससे उसने खुद से प्रैक्टिकल करके देखा. साइटोकाइनिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट प्रिवेंट्स द सेनेसन इन लीफ. लीफ का सेनेसन वो प्रिवेंट करता है. उसमें उन्होंने सेनेसेंस का मतलब मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में भी, ओल्ड एज की, या तो जो भी है ऑर्गन वो ओल्ड एज के सिम्टम शो कर रहा है. तो लीफ अगर ओल्ड एज के सिम्टम शो कर रही है, सेनेसन शो कर रही है, मीन्स लीफ विल टर्न येलो. तो व्हाट दैट चाइल्ड हैड डन इज दैट शी हैड टेकन 2 बाउल्स. घर में कांच की कटोरियाँ होती हैं, तो 2 ग्लास बाउल्स उसने लिए. फर्स्ट बाउल में उसने नॉर्मल जो है वाटर, नॉर्मल फिल्टर का आप आरओ का ले सकते हो, सो वी कैन से उसने नॉर्मल वाटर लिया. दूसरे वाले में उसने सम क्वांटिटी ऑफ दिस साइटोकाइनिन शी हैड एडेड, और इसमें उन्होंने लीफ 5 लीव्स डाल दी. कोई भी प्लांट की आप 5 लीव्स दे सकते हो, मनी प्लांट और एनी अदर थिंग. दोनों जो लीफ डाली हैं 5 दोनों जगह पे, दोनों इनिशियली बहुत छोटी छोटी लीफ थी, यंग थी, एकदम ग्रीन थी. एंड आफ्टर 1 वीक वंस द ऑब्जर्वेशन और द रिकॉर्डिंग वॉज डन, स्टार्टिंग में तो दोनों लीफ इक्वल हैं, इसमें भी 5 लीफ हैं, इसमें भी 5 लीफ हैं, एंड इनिशियली सारी लीव्स ग्रीन है. आफ्टर 1 वीक वॉट शी हैड ऑब्जर्व्ड इज कि 5 में से मे बी 3 और 4 लीव्स हैड टर्न टोटली येलो, बट यहाँ पे लीव्स अभी भी ग्रीन थी. उसके बाद 10 डेज के बाद रीडिंग ली तो यहाँ पे सारी लीव्स येलो हो गई. यहाँ पे कुछ कुछ लीव्स में थोड़ा बहुत येलो पैचेस आना शुरू हो गया, बट अभी भी लीव्स ग्रीन थी. तो इससे ये प्रूव होता है कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो लीव्स में सेनेसन को प्रिवेंट करता है. ओके, और ये जो फिनोमिनन है कि साइटोकाइनिन का ये फंक्शन है दैट इट प्रिवेंट्स सेनेसन इन द लीफ. जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर देम ओनली आई एम टेलिंग यू, ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था रिचमंड लैंग ने. तो इस प्रोसेस का नेम पड़ गया है रिचमंड लैंग इफेक्ट. दिस इज ओनली फॉर द नीट स्टूडेंट्स, रिमेनिंग कैन इग्नोर दिस. रिचमंड लैंग इफेक्ट होता है कि साइटोकाइनिन हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ डिलेइंग लीफ सेनेसन. अगर आप ऐसे, जैसे इस बच्चे ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि आपने कोई पानी वाला सोल्यूशन लिया है और उसमें साइटोकाइनिन ऐड कर दिया, तो लीफ जल्दी से सेनेसन नहीं शो करेंगे, उनका क्लोरोफिल डिग्रेड नहीं होगा, वो येलो नहीं टर्न होंगी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिचमंड लैंग इफेक्ट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन. ठीक है, तो आई थिंक वी हैव डन ऑल द functions of cytokinin, so we are winding up this hormone. Then we have to discuss about ethylene. बड़ा ही इंटरेस्टिंग हार्मोन है. फर्स्ट सबसे इसका जो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है दैट इट इज़ अ गैशियस हार्मोन. बाकी सारे प्लांट्स नहीं होते, बाकी सारे हार्मोन्स गैशियस स्टेट में नहीं है. दिस इज़ द ओनली हार्मोन विच इज़ फॉर्म्ड बाय द प्लांट इन गैशियस स्टेट. अब देखो ये हार्मोन तो डिस्कवर जब हुआ था, उससे पहले भी लोगों को शायद इसका नाम नहीं पता था, बट एक होता है ना कि हमारी ऑब्जर्वेशन से हम बहुत सारी साइंस की चीज़ें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट हमें उसका साइंटिफिक बेसिस नहीं पता होता. जैसे आप अपनी दादियों से पूछो, नानी, ग्रैंड मदर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे पूछो, उस टाइम पे भी, बहुत पुराने ज़माने में भी लोगों को ये पता होता था कि अगर हमने किसी बास्केट में बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ रखे हैं और अगर उसमें कोई एक फ्रूट खराब हो चुका है, ओवर राइप हो चुका है, तो अगर हमने ये जो फ्रूट ओवर राइप हुआ इसको निकाल के बाहर नहीं फेंका, तो धीरे धीरे बाकी सारे फ्रूट्स खराब हो जाते हैं. ये बहुत पहले से लोगों को पता है, 16th सेंचुरी से लोगों को पता है कि अगर आपने फ्रूट्स एक जगह इकट्ठे करके रखे हुए हैं और अगर उसमें 1 या 2 फ्रूट भी आपके खराब हैं, तो जो बाकी के फ्रूट्स हैं जो खराब नहीं है, धीरे धीरे वो भी जो है ओवर राइप हो जाएंगे, रॉट हो जाएंगे, और वी हैव टू थ्रो ऑल ऑफ देम. तो वो क्या करते थे कि हर 2 दिन के बाद एक बार चेक कर लेते हैं, अच्छा ये वाला फ्रूट खराब हो गया, उसको निकाल के साइड कर दो, नहीं करोगे तो बाकी सारे खराब हो जाएंगे. तो उनको पता नहीं था कि इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, बट ये हम डेली लाइफ में करते हैं. सो ऐसे आपको अपनी डेली लाइफ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें हम साइंस तो यूज़ कर रहे हैं, समटाइम वी नो द लॉजिक, समटाइम वी डोंट. तो ये तो बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशन है सबकी थी, लेकिन रीज़न नहीं पता था. तो 2 साइंटिस्ट थे, कजन्स थे, दे वर 2 पीपल. सो दे वर वर्किंग ऑन द फ्रूट राइपनिंग, वो अपने लैब में फ्रूट राइपनिंग स्टडी कर रहे थे. तो व्हाट दे हैड ऑब्जर्व्ड इज
कि अगर उन्होंने क्या किया, बास्केट में बनाना रखे हुए थे और ऑरेंज रखा हुआ था, और जो ऑरेंज था वो पूरा रॉट हो चुका था, ओवर राइप हो चुका था, एंड दे व्हाट दे नोटिस्ड इज कि ये जो ओवर राइप ऑरेंज है, अगर इसके साथ हमने कच्चे केले रखे हुए हैं, ऐसे एकदम ग्रीन हार्ड वाले अनराइप बनानास हमने रखे हुए हैं, तो ग्रेजुअली दीज अनराइप बनानास विल टर्न राइप। पहले तो वो ऐसे पकना शुरू होंगे। ज़्यादा टाइम इस ऑरेंज के साथ रख दिया तो केले ख़राब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रॉट हो जाएंगे। केला जब बहुत ज़्यादा पक जाता है तो वो खाने के लायक नहीं रहता, इट इज़ नॉट एडिबल, वी कैन नॉट ईट इट। तो ये उन्होंने नोट किया, तो फिर उनको लगा कि हाँ, ये तो चीज़ें लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सबको पता ही है कि जो फ्रूट ओवर राइप हो चुका है दैट शुड नॉट बी केप्ट विथ हेल्दी फ्रूट्स, अदरवाइज हेल्दी फ्रूट्स भी ख़राब हो जाते हैं। देन दे स्टार्टेड टू फाइंड आउट द रीज़न कि इसका क्यों होता है। फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो रॉटन ऑरेंज है, इट इज़ रिलीजिंग अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, ये कुछ गैशियस मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है जो कि बाकी जो आसपास के फ्रूट्स हैं उनकी राइपनिंग में हेल्प कर रहा है। ज़्यादा बन गया तो फ्रूट जो राइपन थे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम ऐसे रॉट फ्रूट के टच में रहे तो वो बाकी फ्रूट्स भी ख़राब हो जाएंगे। फिर उसका स्ट्रक्चर पूरा स्टडी किया, देन दे गॉट टू नो कि ये इथिलीन है, विच इज़ द ओनली गैशियस प्लांट हार्मोन। सो दिस इज़ हाउ इथिलीन वॉज बीइंग डिस्कवर्ड। उसके बाद हम आते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। पीपीटी में उतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो हमने देख ही लिया है, दैट इट हेल्प्स इन द फ्रूट राइपनिंग, ओके। अब फ्रूट राइपनिंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं जब एक फ्रूट राइपन होता है। नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस दैट। जैसे आपने अनराइप बनाना देखा होगा, रॉ बनाना सबने देखा है, कच्चा केला एकदम ग्रीन होता है, हार्ड है, ठीक है। उसको खा के अगर आप देखोगे, आप उसको च्यू नहीं कर पाओगे, वो चबा नहीं पाओगे, वो इतना ज़्यादा हार्ड है। उसका टेस्ट नहीं होता कुछ, एकदम फीका होता है जो रॉ बनाना होता है, अगर आपने कभी टेस्ट करा हो तो। बट व्हेन दिस बनाना गेट्स राइपनड अप तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इनिशियली अनराइप्ड है तो कलर ग्रीन है, अब जब राइप हो जाएगा तो कलर उसका येलो हो जाता है। आई होप ये सब ने नोट किया होगा डेली लाइफ में। तो मैंने आपको चैप्टर 8 में प्लास्टिड पढ़ाया था। आई टोल्ड यू कि प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। वहाँ पे मैंने आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बताई थी कि प्लास्टिड ऑफ वन फॉर्म कैन चेंज इनटू प्लास्टिड ऑफ अनदर फॉर्म। एक टाइप का प्लास्टिड दूसरे टाइप के प्लास्टिड में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे उसका बेस्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे अगर इनिशियली बनाना ग्रीन है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है। और जब बनाना राइप हो गया उसका कलर येलो हो गया, यानी उसका जो क्लोरोप्लास्ट था वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया, क्योंकि जो क्रोमोप्लास्ट वाला प्लास्टिड होता है इट इज़ हैविंग पिगमेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर, ओके। सिमिलरली आप एप्पल वगैरह का भी देख सकते हो, इनिशियली में थोड़ा सा ग्रीनिश होता है, धीरे धीरे रेड होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे रेड कलर के पिगमेंट्स बन रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे भी क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट चेंज ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो रहा है, तो फ्रूट का कलर चेंज हो रहा है। सेकंड एक चीज़ होती है कि इनिशियली फ्रूट हमारा बहुत हार्ड है, कच्चा केला बहुत हार्ड होता है, आप उसको चबा नहीं सकते, च्यू नहीं कर सकते, बट जब वो राइपन हो जाएगा तो उसका सॉफ्टनेस उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अब ये भी आपके माइंड में एक आना चाहिए कि क्यों फ्रूट सॉफ्ट हो रहा है व्हेन इट इज़ गेटिंग राइपन। तो आप रिकॉल करो, चैप्टर 8 में हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि दो प्लांट सेल्स के बीच में जो सेल वॉल होती है उनके बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है विच इज़ कॉल्ड मिडल लैमेला, ठीक है। ये मिडल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ है, और ये जो मिडल लैमेला है इसका फंक्शन क्या है, दैट इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द टू प्लांट सेल्स टुगेदर, दो प्लांट सेल्स को आपस में होल्ड करके रखता है। इनिशियली जब आपका फ्रूट अनराइप स्टेट में है तो ये मिडल लैमेला बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें प्रेजेंट होता है, सेल्स को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है, इसीलिए फ्रूट इतना हार्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे फ्रूट राइपन होता जाएगा तो ये मिडल लैमेला डिग्रेड हो जाएगा। इथिलीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ दिस मिडल लैमेला। अगर ये मिडल लैमेला बीच में से डिग्रेड हो गया तो सेल्स अब आपस में इतना टाइटली अटैच नहीं रहेंगी, थोड़ा थोड़ा सेल्स लूज होती जाएंगी, क्योंकि बीच में मिडल लैमेला उनको होल्ड ही नहीं कर रहा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फ्रूट विल बिकम सॉफ्ट। तो सॉफ्टनेस कैसे आ रही है, व्हेन द इथिलीन इज डिग्रेडिंग द मिडल लैमेला। देन वी हैव लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन द फ्रूट राइपनिंग, कि जब फ्रूट आपका अनराइप होता है तो उसका टेस्ट या तो सॉर होगा या टेस्टलेस होगा। जैसे कच्चा सेब अगर आप खाओगे तो एकदम खट्टा होता है और थोड़ा सा बिटरनेस भी होती है उसमें, ठीक है। और सिमिलर इज अ केस विद बनाना, एकदम फीका होता है, टेस्टलेस है, कोई आपको उसमें स्वीट टेस्ट नहीं आएगा। बट वैन यू आर ईटिंग द राइपन बनाना यू आर फाइंडिंग दैट इट इज स्वीट इन टेस्ट। सो हाउ इट इज अक्वायरिंग स्वीट टेस्ट, बिकॉज इनिशियली जब फ्रूट अनराइप है तो उसके अंदर है ग्लाइकोजन,
और जब फ्रूट राइपन हो जाएगा तो ये ग्लाइकोजन सारा ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। ग्लूकोज सिंपल शुगर है, तो हमारी जो टंग है उसका जो टेस्ट है वो डिसाइफर कर सकती है। तो जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होगा तभी फ्रूट में स्वीटनेस जो है वो डेवलप होगी। तो ये सारे चेंजेस जब होते हैं, दीज ऑल चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय इथिलीन। और मैंने इथिलीन का फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, CH2CH2। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इथिलीन हार्मोन। यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग। ओके, तो ये थी इथिलीन की बात कि कैसे वो नेचुरली फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। अब आपने एक थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। गर्मियों का सीज़न आने वाला है, यू नो, अप्रैल से लेके जुलाई के बीच में मैंगोज़ बहुत आते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। सबका फेवरेट फ्रूट भी होता है, सबको बहुत पसंद होता है मैंगो खाना। लेकिन कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मसाले लगा के, वो लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि मसाले लगा के आम पकाते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। और पुलिस उनके ऊपर, जो ऐसे फ्रूट वेंडर्स हैं जो फल बेचते हैं, उनको जेल जाने का भी प्रोविज़न है कि अगर वो ऐसा गलत तरीके से मसाले लगा के फल पकाते हैं। अब ये मसाला होता क्या है? नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, और कैसे इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो कभी आप रीड करना, आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। डोंट स्टिक योर नॉलेज टू दी NCERT टेक्स्ट बुक। आप उस नॉलेज को कहाँ तक अपनी डेली लाइफ में उसका एप्लीकेशन ढूंढ सकते हो और उससे कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कर सकते हो, यही एक साइंस स्टूडेंट की अच्छी पहचान होती है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि मसाले लगा के फल पकाते हैं, पुलिस ने पकड़ लिया फ्रूट वेंडर्स को, तो अब थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो जो लोग ऐसे मसाला कहते हैं ना कि मसाला लगा के पकाया है, वो एक्चुअली में होता है कैल्शियम कार्बाइड। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फॉर्मूला है CaC2। एंड ये एक बिल्कुल वाइट पाउडर्ड होता है, ये मसाला उसके ऊपर लगा देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैंगो है, लेट्स से एप्पल है, कोई भी फ्रूट है, फ्रूट बहुत महंगे आते हैं, तो फ्रूट वेंडर्स क्या करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। आपको पता है अपना जो नॉर्थन इंडिया है, गर्मियों के सीज़न में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फल 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ के जैसा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ठंड वाला मौसम होता है पूरे साल, तो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। इंडिया में हमें पता है हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्मियों के सीज़न में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट वेंडर्स क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना महंगा फल खरीदा है, अगर वो उसको 2 से 3 दिन में बेच नहीं पाएंगे, बट 2 से 3 दिन में पॉसिबल ही नहीं है। हिमाचल में सेब उगता है, जम्मू कश्मीर में सेब उगता है, जब तक वो दिल्ली आएगा या MP आएगा या आगे कहीं पे सप्लाई होगा, तब तक तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल सकें। तो वो क्या करते हैं कि कच्चे सेब तोड़ लेते हैं, जो अनराइप हैं फ्रूट्स, उसको ही प्लांट से प्लग कर लेते हैं। इतना टाइम नहीं देते प्लांट्स को कि वो फल जो है नेचुरल तरीके से पेड़ के ऊपर पके, नहीं है, ख़राब भी हो जाएगा, उनका लॉस भी है। सो अब वो अनएथिकल प्रैक्टिस क्या यूज़ कर रहे हैं कि फ्रूट्स को अनराइप ही प्लग कर लेते हैं, एंड देन दे टेक दिस कैल्शियम कार्बाइड, इसको मसाला बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में, और इसके ऊपर पानी जब आप स्प्रिंकल करोगे तो ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और इसमें एसिटिलीन गैस बन जाएगी, जिसका फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये जो एसिटिलीन गैस है, आप थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाके देखो, ये वेल्डिंग पर्पस में यूज़ होती है, जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स वगैरह को ज्वाइन करना होता है, वेल्डिंग पर्पस में यूज़ होती है। एंड दिस इज़ अ वेरी हार्मफुल गैस फॉर ह्यूमंस हेल्थ। इससे लिवर ख़राब हो सकता है, इससे किडनीज़ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, आईज़ के ऊपर हमारे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो जब इस टाइप का मसाला लगा के वो फल पकाएंगे, और हम वो फल इतना महंगा आता है, मार्केट से लेकर आते हैं, खाते हैं, ये सोचते हैं कि इससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली अगर इस अनएथिकल तरीके से वो फ्रूट राइपंड किया गया है, तो वो हमारी हेल्थ को अच्छा नहीं कर रहा, हमारी हेल्थ को और ज़्यादा हार्म करता है। तो ये इंडियन पीनल एक्ट में पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब अगर कोई भी फ्रूट वेंडर ऐसे कैल्शियम कार्बाइड का सॉल्ट यूज़ करके फ्रूट राइपनिंग कर रहा है एसिटिलीन गैस से, तो वो पुलिस उसको पकड़ सकती है, उसके ऊपर फाइन भी हो सकता है, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार वो ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसको आई थिंक कुछ जेल का भी प्रोविजन है कि 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की उस फ्रूट वेंडर को जेल भी हो सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस विच शुड नॉट बी यूज्ड बाय द फ्रूट वेंडर्स। तो आपको ऐसी बहुत ढेरों वीडियोज़ मिल जाएंगी यूट्यूब पे, जिसमें कि वो बताते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फ्रूट नेचुरली राइपन्ड है
या उसको एसिटिलीन यूज़ करके राइपन किया गया है। तो प्लीज़ ये नॉलेज अक्वायर करो एंड स्प्रेड इट इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट वी कैन रिमेन हेल्दी. ओके. Then we have to discuss the next function of this hormone ethylene. Ethylene का एक और function है that it breaks seed and bud dormancy. अब ये dormancy क्या चीज़ है? Now let's discuss that. ठीक है. डॉर्मेंसी वर्ड का मतलब होता है डॉर्मेंट, इनएक्टिव. जैसे हमारे पास कोई सीड है, जैसे हम सीड को सॉइल में डालेंगे तो ये सीड जो है वो प्लांट बना देता है, सीड प्लांट बना देगा. ओके, ये इनएक्टिव हो जाएगा. मतलब जो नॉर्मल सीड होता है, जैसे आप सीड को सॉइल में डालोगे इट विल स्प्राउट, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. बट कुछ सीड्स जो होते हैं वो डॉर्मेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड है, इनएक्टिव स्टेट में. आप उनको सॉइल के नीचे डाल भी दो, मिट्टी में दबा दो, पानी वानी सब स्प्रिंकल कर दो, तब भी वो जर्मिनेट नहीं होते. तो ऐसा अगर कोई सीड है जो बहुत हार्ड है, इनएक्टिव है, डॉर्मेंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम इथिलीन स्प्रे कर देंगे और फिर उस सीड को सॉइल में डालेंगे तो वो जल्दी से जर्मिनेट कर जाता है. तो ये भी एक इथिलीन का फंक्शन है. देखो, प्लांट हार्मोन्स हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, बट ओनली थिंग इज़ वी शुड यूज़ देम इन अ वेरी डाइल्यूट फॉर्म. ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल हार्मोन्स का, तो ऑब्वियसली ऐसे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे दे आर नॉट गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ. जैसे मैंने अभी आपको बॉटल गार्ड का एग्जाम्पल दिया था कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं और फ्रूट पूरा आर्टिफिशियली जो है साइज़ में इंक्रीज हो जाता है, वो अच्छी चीज़ नहीं है. कैल्शियम कार्बाइड या एसिटिलीन से फ्रूट राइपन हो रहा है, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है. अगर आप अपने आपके घर में आपकी दादी हैं, नानियाँ हैं, पहले टाइम में लोग क्या करते थे कि आम का सीज़न है, मैंगोज़ का सीज़न है, तो जो भी कच्चे आम हैं उसको तोड़ के न्यूज़पेपर्स वगैरह में रैप करते थे या किसी गर्म जगह पे रख देते थे, वो नेचुरली राइपन हो जाते थे. वो भी तरीका अच्छा है, क्योंकि जब आपने फ्रूट कच्चा तोड़ा है, थोड़ा बहुत उसके अंदर इथिलीन बनता रहता है और वो धीरे धीरे अपने आप राइपन हो जाएगा. या तो आप उसको प्लांट पे ही पूरा राइपन होने दो, या अगर तोड़ भी लिया है कच्चा तो उसको ऐसे गर्म जगह पे, वार्म प्लेस पे रखोगे तो ग्रेजुअली वो राइपन हो जाएगा. दीज ऑल आर वेरी हेल्दी प्रैक्टिसेस. ओके, बट ये कैल्शियम कार्बाइड एंड ऑल दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और इन सब के लिए पुलिस प्रोविजन भी होता है. एंड सच फ्रूट वेंडर्स, यू नो, दे कैन, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस. ओके. देन वी हैव टू डिस्कस वन मोर टर्म. एक ये रह गया था हमारा इसी में, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक. जैसे मैंने बताया कि फ्रूट राइपनिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं, कलर चेंज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, टेस्ट स्वीट हो जाता है. तो ऑब्वियसली जब भी कोई फ्रूट राइपन करता है तो उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा. रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा तभी तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होगा, बाकी सारे चेंजेस होंगे. बिकॉज ये सारे चेंजेस होने के लिए एनर्जी चाहिए, और व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी? रेस्पिरेशन. सो वेन एवर द फ्रूट इज शोइंग राइपनिंग, तो उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो मैक्सिमम लेवल पर आ जाएगा. क्लाइमैक्स वर्ड आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं ना मूवी का क्लाइमैक्स आने वाला है. क्लाइमैक्स का मतलब होता है एंड सीन. ठीक है. तो क्लाइमैक्स वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मैक्सिमम लेवल. तो जब फ्रूट को राइपन होना है तो रेस्पिरेशन का मैक्सिमम लेवल आ जाता है. एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस टर्म रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक. तो हमने सारे फंक्शंस कर लिए डिस्कस. अब हम इसमें एक चीज़ और जो करेंगे वो ये है, एक छोटा सा फंक्शन रह गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और अच्छा फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स इन पाइनएप्पल. पाइनएप्पल जो है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, कुछ एरियाज ऑफ बिहार और इन सब जगह पे ग्रो होता है. तो ये जो पाइनएप्पल का फ्रूट है, इसमें ये हेल्प करता है फ्लावरिंग बनाने में. ओके. और जितने ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स होंगे या इस टाइप के फ्लावर्स को वो कंट्रोल करता है, तो फ्रूट फॉर्मेशन ज़्यादा होती है. तो इथिलीन कैन बी यूज्ड फॉर पाइनएप्पल्स की एग्रीकल्चर में होता है, ताकि फ्लावरिंग जल्दी आ जाए, क्योंकि जो पाइनएप्पल का प्लांट होता है वो बड़ा हार्ड है. इट्स लाइक अ जीरोफिटिक प्लांट, बहुत कम पानी चाहिए होता है और लीव्स भी बहुत हार्ड होती हैं. फ्रूट भी आप देखो बाहर से बड़ा हार्ड है, तो इसमें फ्लावरिंग इतनी जल्दी नहीं होती है. सो इन ऑर्डर टू इनिशिएट फ्लावरिंग दिस साइटोकाइनिन कैन बी यूज्ड. देन जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे, इथिलीन का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि एक मार्केट में चीज़ आती है एथेफॉन. अगर आप थोड़ा सा अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाओगे तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था कि फ्रूट वेंडर्स को जेल हो जाती है अगर वो कैल्शियम कार्बाइड यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ. तो उसका सब्सटीट्यूट होना चाहिए, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी. या तो दो ऑप्शंस हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे आगे चल के हो सकता है एंटरप्रेन्योर्स बने और इस टाइप की कोई लो कॉस्ट आप एक ऐसी टेक्निक बना सको जिसमें कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होके लो टेम्परेचर अटेन हो जाए और फार्मर्स उसमें अपने फ्रूट्स वेजिटेबल रख सके. ऑप्शन नंबर 1, तब भी वो ठीक है. बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है,
कोल्ड स्टोरेज लगाओगे तो वो बड़े महंगे आते हैं, उनको रखने के लिए जगह भी बहुत सारी चाहिए, और हर फार्मर और फ्रूट वेंडर इतना रिच नहीं है कि वो कोल्ड स्टोरेज में अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स को स्टोर कर सके। हालांकि जो एडवांस कंट्रीज होती हैं वहाँ पे सारा कोल्ड स्टोरेज चेन में स्टोरेज होता है, तो नहीं खराब होते। तो इंडिया में दो प्रॉब्लम है, ऑलरेडी वी आर अ वार्म कंट्री, टेम्परेचर बहुत हाई है, और यहाँ पे फार्मर्स और फ्रूट वेंडर्स आर वेरी पुअर, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू ऑल दीज थिंग। तो वी नीड पीपल लाइक यू, जो आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है कुछ बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे। दो तरीके हो सकते हैं, ईदर वी शुड ट्राई टू डेवलप सम लो कॉस्ट कोल्ड स्टोरेज मेथड। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इंडिया में जो फ्रूट प्रोड्यूस्ड होता है 10% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है। ठीक है, गर्मी इतनी होती है कि खराब होगा ही होगा। तो ये 10% इतना है जो इंडिया में फ्रूट वेजिटेबल्स बर्बाद हो जाते हैं कि इससे पूरा यूके, यूनाइटेड किंगडम्स, एक साल खाना खा सकता है। So we need people, young minds to come up with some low cost method जिसमें कि हम कोल्ड स्टोरेज वाली टेक्निक जो है वो बना सकें। दूसरा एक ऑल्टरनेटिव अब कुछ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स ने स्टार्ट किया जो कंपैरेटिवली हेल्दी है। उसमें व्हाट दे हैव डन इज कि आजकल मार्केट में एक नई चीज़ आने लगी है विच इज़ कॉल्ड इथीफॉन। अब देखो, जो इथिलीन हार्मोन है उसका फॉर्मूला CH2 है, वो गैसियस हार्मोन है। गैसेस को स्टोर करना मुश्किल है, जैसे CNG गैस है, कोई भी गैस होती है, आप उसको सिलेंडर्स में ही स्टोर कर सकते हो। फार्मर्स के पास इतने मीन्स भी नहीं है कि वो इथिलीन को सिलेंडर्स वगैरह में स्टोर करें, तो वो इथिलीन को यूज़ ही नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई दे वर यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन। तो एसिटिलीन तो बहुत हार्मफुल है, तो हम उनको इथिलीन कैसे सप्लाई करें, तो इसके लिए बहुत डिस्कशन हुआ, रिसर्च हुआ, एंड रिसेंटली दे हैव कम अप विद दिस इथेफॉन। मार्केट में ऐसे बॉटल्स के फॉर्म में आता है। ये क्या है, ये इथिलीन का एक्वस सोल्यूशन है, मतलब ये थोड़ा सा ऑलरेडी एक्वस स्टेट में होता है। तो इसको जब आप और ज़्यादा पानी के साथ इस इथेफॉन को मिक्स करोगे तो ग्रेजुअली ये धीरे धीरे जो है इथिलीन गैस को रिलीज़ करेगा। और अगर हम इसको लो परसेंटेज में यूज़ करेंगे, मे बी 1%, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2% अगर इसका सोल्यूशन यूज़ करके फ्रूट वेंडर्स फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इथिलीन प्रोड्यूस होगी, और ये जो फ्रूट राइपन होंगे दे विल बी कंपैरेटिवली हेल्दियर फॉर अस फॉर ईटिंग। तो आजकल ये नया एक टेक्निक उन्होंने स्टार्ट किया फ्रूट वेंडर्स ने कि कैल्शियम कार्बाइड वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, रादर दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इथेफॉन। ये थोड़ा महंगा भी आता है, और इसके लिए थोड़ा सा फार्मर्स को एक बार सीखना भी पड़ता है हाउ टू यूज़ दिस फॉर फ्रूट राइपनिंग। बट अगर वो सही कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ कर रहे हैं, वेरी डाइल्यूट वन, एंड इफ दे आर यूजिंग इथेफॉन, वाटर के साथ इसको मिक्स करोगे तो इथिलीन गैस प्रोड्यूस्ड होगी। तो व्हाट दे डू इज दे टेक ऑल द फ्रूट्स जो भी उनको राइपन करने हैं, उसके ऊपर इथेफॉन का जो बॉटल में थोड़ा सा एक्वस सोल्यूशन है, बकेट में डाल के उसको डाइल्यूट कर लेते हैं 1% और समथिंग, और फ्रूट्स के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। जो आपके घर में कॉलन टाइप बॉटल है, ऐसे स्प्रेयर्स या किसी भी स्प्रेयर के थ्रू दे विल बी स्प्रिंकलिंग ऑन द फ्रूट, और उसको फिर किसी क्लॉथ वगैरह से रैप करके रख दोगे तो वो राइपन हो जाते हैं। So these type of fruits are considered to be comparatively healthy for the human consumption. Calcium carbide ripened fruits are not at all healthy. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है फ्रूट वेंडर्स को कि आप इसको यूज़ करो, बट इसको भी यूज़ करना है लो कॉन्सेंट्रेशन में। ये नहीं कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए या अपनी ग्रीडीनेस में ज़्यादा यूज़ कर रहे हो परसेंटेज में, वो नहीं करना है। यूज़ इट इन द स्टैंडर्ड नॉर्म, स्टैंडर्ड जो सेट है 1% 2%, एंड दैट इज़ हाउ they should be ripening the fruits. So this was all about ethylene. तो अब हमारा रह गया है एब्सिसिक एसिड और फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। तो आई थिंक टुमारो वी विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर। कल ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सो प्लीज रीड दीज 2 hormones फ्रॉम योर NCERT बुक एंड लर्न देम। सो थैंक यू ऑल।